V54 अध्याय 531 दो विकल्प। लियू जी ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद चीफ गार्ड। ये सुनते ही नाइट लीनिंग मून के हाथ में ब्रश रुक गया। उसने तुरंत उसे टेबल पर रख दिया और कहा, अभी मुझे धन्यवाद मत दो। ये तुम्हारा इनाम है उस सब का जो तुमने विकसित हो रहे आयामी दरार में त्याग किया है। हालांकि मैं फिर भी तुम्हें दो विकल्प दूंगा। पहला कदम ब्लेड रानी मधुमक्खी के शरीर से जन्मजात जहर कोर प्राप्त करना और कीट रानी को अपना उत्परिवर्तन पूरा करने की अनुमति देना है। इसके बाद यदि आप रेडियंस 100 सीक्वेंस की शीर्ष 10 सीटों में से एक प्राप्त कर सकते हैं और रेडियंस दूत में एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं तो स्पिरिट गार्ड आपको एक पवित्र स्रोत जीवन रूप देंगे। लियू जी को चीफ गार्ड के शब्दों से तुरंत झटका लगा। इस प्रथम विकल्प में वास्तव में एक पवित्र स्रोत जीवन रूप के रूप में पुरस्कार था। बस इतना था कि पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। रेडियंस 100 सीक्वेंस के सभी सदस्यों ने अपनी ताकत छिपा ली थी। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, ये प्रावधान करके कि उसे 2 वर्षों में रेडियंस 100 सीक्वेंस के शीर्ष 10 में आना होगा और रेडियंस दूत में स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी। स्पिरिट गार्ड्स उसमें बहुत बड़ा निवेश करेंगे। हालांकि इस निवेश को हासिल करने से पहले लियू जी को खुद को साबित करना होगा। एक पवित्र स्रोत जीवन रूप दांव पर था। प्रत्येक वर्ग 5 आयामी दरार के भीतर, जिसका प्रतिरोध करने के लिए अनेक विशेषज्ञों को अपनी शक्तियां संयोजित करनी पड़ी, केवल एक ही पवित्र स्रोत जीवन रूप उत्पन्न किया जा सका। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में लियू जी ने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। हालांकि पवित्र स्रोत जीवन रूप के लिए उनकी इच्छा दूसरों की तुलना में कम तीव्र नहीं थी। आखिरकार लियू जी केवल एक ही स्रोत प्रकार के जीवन रूप की रानी से संपर्क करने में सक्षम था। उसके पास दूसरों की तरह इतने विकल्प नहीं थे। फिर भी लियू जी इस उदार पहली पसंद के बारे में सुनकर तुरंत सहमत नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने पूछा, चीफ गार्ड दूसरी पसंद के बारे में क्या? रात्रि लीन चंद्रमा ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दूसरा विकल्प यह है कि आप मेरे शिष्य बन जाएं। जबकि लियू जी को पहले एक पवित्र स्रोत जीवन रूप के उल्लेख से गहरा सदमा लगा था, अब ये सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया हो। यह एक दिन के लिए बहुत अधिक उत्साह था। यदि किसी को मुख्य रक्षक का शिष्य बनने का विकल्प दिया जाए तो क्या उसे वास्तव में चुनाव करने की आवश्यकता होगी? यहाँ तक कि जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरा विकल्प चुन लेगा। हालांकि लियू जी मूर्ख नहीं थे, फिर भी उन्होंने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। विशेषज्ञ हमेशा कई शिष्यों को स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। बहुत कम लोग इसे बर्दाश्त कर पाते हैं यदि उनका अपना शिष्य पहले से ही किसी अन्य के साथ इच्छाशक्ति रून के साथ रून शपथ ले चुका हो। इच्छाशक्ति रून के साथ की गई रून शपथ एक ऐसी बाधा का प्रतिनिधित्व करती है जिसका कभी विरोध नहीं किया जा सकता। लियू जी ने पहले ही लिन युआन को इच्छाशक्ति रून के साथ शपथ दिला दी थी कि वह उसका अनुचर शूरवीर बनेगा। लियू जी के लिए चीफ गार्ड का शिष्य बनना पूरी तरह से एक अच्छी बात मानी जा सकती है। यदि यह अतीत में होता तो वह निश्चित रूप से ऐसे अवसर के लिए जी जान से संघर्ष करते। फिर भी यह अब उनकी पहली प्राथमिकता नहीं रही। उसने अपने सीने पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपने दिल में दर्द की एक टीस महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि लिन युआन ने उसे जो शिखर दिया था उसका एक छोटा सा कोना विकसित हो रहे आयामी दरार के भीतर हुए विस्फोट में नष्ट हो गया था, लेकिन इस शिखर ने लियू जी को एक नई आशा से भर दिया था। लियू जी के रेडियंस 100 सीक्वेंस में वापस आने के बाद, क्योंकि उन्होंने क्लास 2 क्रिएशन मास्टर अनुचर के रूप में अपनी पहचान कभी नहीं छिपाई थी, वह हर बार जब भी बाहर जाते थे तो अपनी छाती पर शिखा पहनते थे, चाहे उन्होंने क्या पहना हो। रेडियंस 100 सीक्वेंस में इस बात से कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी कि लियू जी ने अपना क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट पहना था। हालांकि ऐसा केवल रेडियंस 100 सीक्वेंस में ही हुआ था। रेडियंस 100 सीक्वेंस में #30 बनने के बाद जब शिखा पहनने की खबर बाहर फैली तो स्टार वेब के मंचों पर इसकी धूम मच गई। शायद कई लोगों का मानना था कि क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर बनना लियू जी जैसे किसी व्यक्ति के लिए गर्व की बात नहीं थी। हालांकि ये क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट, जो दूसरों की नज़र में गौरवशाली नहीं था, लियू जी का जीवन था। लियू जी अब उस रात आत्मा रक्षकों की भूमि छोड़ने के बारे में सोच रहा था। अगर मुख्य रक्षक के पास उसके साथ चर्चा करने के लिए कुछ और नहीं था, वह सबसे पहले रॉयल कैपिटल में क्रिएशन मास्टर एसोसिएशन के पास जाएंगे ताकि अपना क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट ठीक करवा सकें। यदि उसके पास समय नहीं होता तो वह पहले खाना खरीद लेता। फिर जब लिन युआन हवेली में वापस आया तो वह उन दोनों के खाने के लिए एक हार्दिक भोजन बना सका। यद्यपि नाइट लीनिंग मून एक शीर्ष स्तरीय रेडियंस फेडरेशन विशेषज्ञ थी जो शाही दरबार में 13 सीटों में से एक पर आसीन थी और मून महारानी के बराबर थी, फिर भी उसने लियू जी को अपना शिष्य बनने के लिए दूसरा विकल्प प्रस्तुत करने के बाद कुछ घबराहट महसूस की थी। जो जितना अधिक शक्तिशाली होता था वह अपनी बेड़ियों पर उतना ही अधिक ध्यान देता था। फ्रॉम द वेब पावर्ड बाय ज़र्गनेट।
The tragedy of the Pawn Stars guy is so heartbreaking to hear. Kim K's angry Met Gala moment leaves the internet stunned. नाइट लीनिंग मून ने कभी किसी शिष्य को स्वीकार नहीं किया था। उसने केवल तभी किसी शिष्य को स्वीकार करने के बारे में सोचा था जब उसने देखा था कि इससे चंद्र महारानी में कितना बदलाव आया है। अब उनके लिए उत्तराधिकारी ढूंढने का भी समय आ गया था। हालांकि जब नाइट लीनिंग मून ने दूसरी पसंद के बारे में बात की तो काफ़ी समय बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अपने बचपन की छाया के कारण नाइट लीनिंग मून को निर्णय लेने के लिए दूसरों की प्रतीक्षा करना नापसंद था। ये किस प्रकार की मानवीय पीड़ा थी। नाइट लीनिंग मून ने लियू जी के निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए अपने हाथ में ब्रश से लगातार कुछ स्ट्रोक लगाए। तभी लियू जी ने अपना सिर दृढ़ता से उठाया और बड़ी ईमानदारी से कहा, चीफ गार्ड, मैंने पहले ही किसी और का अनुचर शूरवीर बनने की इच्छाशक्ति रून के साथ शपथ ली है। उनके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। अगर आपको इस बात से ऐतराज है कि मैं किसी और का अनुचर बन गया हूँ तो मैं पहला विकल्प चुनूंगा। ये सुनकर नाइट लीनिंग मून ने तुरंत ब्रश मेज पर रख दिया। उसने अपनी उंगलियां हल्के से मेज पर थपथपाईं और महसूस किया कि जिस शिष्य को वह स्वीकार करने वाली थी वह थोड़ा मूर्ख लग रहा था। चूंकि उसने पहले ही एक शिष्य को स्वीकार करने का निर्णय ले लिया था तो क्या उसने पहले ही उन सभी बातों की स्पष्ट रूप से जांच नहीं कर ली होगी जिनकी जांच पहले की जानी चाहिए थी। जब वह लियू जी और चंद्र महारानी के शिष्य के बीच के रिश्ते के बारे में सोच रही थी तो रात्रि लीन चंद्रमा अपनी और चंद्र महारानी की युवावस्था को याद किए बिना नहीं रह सकी। उस समय वह लगभग चंद्र महारानी की अनुचर शूरवीर बन चुकी थी। हालांकि चंद्र महारानी ने उनका उपहास किया था कि वह स्वयं की देखभाल करने में सक्षम नहीं है और उनका गाना भी सुर से बाहर है, इसलिए वह चंद्र महारानी की अनुचर शूरवीर नहीं बन पाई थी। उस घृणित मंद मुस्कुराते कोल्ड मून और उस भयंकर रहस्यमयी मून ने पहले स्थान हथिया लिया था। समय हमेशा हजारों बार घूमता था। दूर के साल जो कभी नज़दीक नहीं लगते थे अब अचानक उसकी आंखों के सामने आ गए। यदि उसने लियू जी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो सब कुछ एक चक्र बन जाएगा। नाइट लीनिंग मून लियू जी की ईमानदारी की और भी अधिक सराहना कर रहा था। यद्यपि उसका शिष्य थोड़ा मूर्ख था फिर भी वह अप्रत्याशित रूप से ईमानदार था। मैं रात को झुकने वाला चांद हूँ, अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा। लीनिंग मून ने अपना हाथ हिलाया और सफ़ेद जैद से बना एक बक्सा लियू जी की ओर फेंका। लियू जी ने सफ़ेद जैद बॉक्स के अंदर देखा और अंदर इंद्रधनुषी रोशनी की एक सूक्ष्म परत देखी। जब उसने इंद्रधनुषी रोशनी देखी तो लियू जी को एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने इसे कुछ समय पहले ही देखा हो। लियू जी ने मन ही मन अनुमान लगाया। लियू जी ने सफ़ेद जैड बॉक्स खोला और देखा कि उसके अंदर एक चमकता हुआ इंद्रधनुषी पिंड रखा हुआ था। ये चमकता हुआ इंद्रधनुषी पिंड पौराणिक पवित्र जीवन स्रोत था। अपने नए मालिक से ये सुनकर वह आश्चर्यचकित और थोड़ा भयभीत हो गया। लियू जी ने पवित्र स्रोत जीवन रूप वाले सफ़ेद जैड बॉक्स को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने इसे नाइट लीनिंग मून की मेज पर रख दिया और कहा, मास्टर, मैंने रेडियंस 100 सीक्वेंस में शीर्ष 10 तक पहुंचने और रेडियंस दूत बनने का अधिकार प्राप्त करने की पहली शर्त पूरी नहीं की है। नाइट लीनिंग मून ने फिर से अपना हाथ हिलाया। नर्म नीली रोशनी में डूबी कुछ पंखुड़ियां मेज पर दिखाई दीं। पंखुड़ियों का निचला हिस्सा समुद्र की तरह नीला था और उसमें चमकीले फूलों का रस बिखरा हुआ था। उनमें एक ताजगी भरी सुकून भरी भावना थी जो आत्माओं को सुकून दे सकती थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे अभी अभी ही गिरे हों। चूंकि आप मुझे गुरु कहकर संबोधित करते हैं इसलिए मुझे उपाधि के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। मेरा शिष्य पवित्र स्रोत जीवन रूप के बिना कैसे रह सकता है। आप पहले से ही 20 वर्ष से अधिक उम्र के हैं जो आपको पवित्र स्रोत जीवन रूपों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इन ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस पंखुड़ियों का फूल रस आपकी आत्मा की रक्षा कर सकता है और आपको बिना किसी समस्या के पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त करने की अनुमति देता है। आपको आत्मा की क्षति नहीं झेलनी पड़ेगी। जब तक आप पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त करते हैं तब तक मैं आपकी रक्षा क्यों नहीं करता। जबकि लियू जी ने शिष्टता और ईमानदारी के साथ बात की थी, नाइट लीनिंग मून ने पूरी लापरवाही के साथ बात की थी। किसी कारण से जब नाइट लीनिंग मून ने लियू जी को उसे मास्टर कहकर संबोधित करते सुना तो उसे एक नई अनुभूति हुई। ये जिम्मेदारी की भावना थी। नाइट लीनिंग मून के लिए जिम्मेदारी की यह भावना अवास्तविक थी। ये स्पिरिट गार्ड्स के मुख्य रक्षक के रूप में महसूस की गई जिम्मेदारी की भारी भावना से अलग थी। मास्टर होने की जिम्मेदारी अधिक उत्कृष्ट थी। अतीत में नाइट लीनिंग मून के पास कभी कोई विरासत नहीं थी, लेकिन अब लियू जी के शिष्य के रूप में आने से उसके पास विरासत थी। वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वह सीधे अपनी विरासत सौंप सकती थीं। रात्रि में झुकने वाला चंद्रमा ये सोचता था कि चंद्र महारानी अपने शिष्य पर अत्यधिक स्नेह करती हैं। एक बार जब वह गुरु बन गई तो रात्रि लीन चंद्रमा को समझ में आया कि चंद्र महारानी ने ऐसा क्यों किया। यही कारण था कि उसने स्वाभाविक रूप से ब्लू स्नो सोल खुशबू की पंखुड़ियों को पुनः प्राप्त किया।
लियू जी इस स्थिति से हैरान रह गए। उन्होंने मेज पर पड़ी नीली पंखुड़ियों को देखा और जब उन्होंने ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस का नाम सुना तो वे चकित होकर मुस्कुरा दिए। वह इस शब्द से अपरिचित था। लियू जी ने ब्लू स्नो सोल खुशबू के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन अगर ये पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ अनुबंध बनाने में सहायता कर सकती थी तो इसे विशेष होना ही था। लियू जी को यह देखकर पता चल गया कि उसके गुरु ने जिस तरह से ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस को धीरे से पकड़ा था वह काफ़ी मूल्यवान थी। मास्टर, पहली पसंद। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लियू जी ने नाइट लीनिंग मून को सहजता से यह कहते हुए सुना, यदि तुम मेरे शिष्य नहीं होते तो मैं तुम्हें जो उपहार देता उसके बारे में अधिक समझदारी से काम लेता, लेकिन अब जब तुम मेरे शिष्य हो तो अब कोई रोक टोक नहीं होगी। नाइट लीनिंग मून अपने पैरों पर खड़ी हुई, सफ़ेद जेड बॉक्स के अंदर से पवित्र स्रोत जीवन रूप को पकड़ा और उसे लियू जी के हाथों में थमा दिया। पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ अनुबंध बनाना एक विस्तृत प्रक्रिया है। रक्त अनुबंध पर्याप्त नहीं होगा। रक्त अनुबंध आपको और पवित्र स्रोत जीवन रूप को रक्त संबंध बनाने की अनुमति देता है, लेकिन रक्त संबंध में अनुबंध संबंधी दायित्व नहीं होते हैं। ये केवल एक समान संबंध स्थापित करता है। उसने गंभीरता से कहा। पवित्र स्रोत जीवन रूप अत्यधिक बुद्धिमान थे और उनकी अपनी नैतिकता की भावना थी। इसलिए रक्त अनुबंध के ऐसे स्तर पर सौदे को सील करने के लिए रक्त का उपयोग करना आदर्श नहीं होगा। लियू जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे रगड़ा। वह केवल पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में जानता था, लेकिन उनके बारे में उसका ज्ञान सीमित था। उदाहरण के लिए, उसे अनुबंध प्रक्रिया के बारे में पता नहीं था। लियू जी जैसे व्यक्ति के लिए जिसने कभी पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त करने की आशा करने की हिम्मत नहीं की, यह स्वाभाविक था कि वह अनभिज्ञ था। जब नाइट लीनिंग मून ने लियू जी के चेहरे पर भाव देखा तो उसने ब्लू स्नो सोल खुशबू की पंखुड़ियों को उठाया और कहा, पवित्र स्रोत जीवन रूपों को अनुबंधित करने का सबसे अच्छा तरीका अपने स्वयं के अस्थि मज्जा का उपयोग करना है, जिसे मज्जा अनुबंध के रूप में जाना जाता है। मज्जा संकुचन पवित्र स्रोत जीवन रूपों को वश में कर सकता है, लेकिन आपकी आत्मा पवित्र स्रोत जीवन रूपों से प्रतिरोध महसूस करेगी। प्रत्येक पवित्र स्रोत जीवन रूप में आयामी केंद्र के पार दूसरी दुनिया से टुकड़े होते हैं और एक तरह का पूर्ण कानून होता है। कानून में सत्य के समान क्षमता होती है। यद्यपि अधिकांश लोगों की आत्माएं 20 वर्ष की आयु तक पूरी तरह परिपक्व हो जाती हैं, फिर भी वे पवित्र स्रोत जीवन रूपों के विरुद्ध संघर्ष को कायम रखने में असमर्थ होते हैं। हालांकि इन सम्राट श्रेणी के निर्माण ब्लू स्नो सोल खुशबू पंखुड़ियों के साथ, आप बिना किसी चिंता के पवित्र स्रोत जीवन के साथ रक्त अनुबंध बनाने के लिए अपने मज्जा का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ अनुबंध प्रक्रिया के दौरान आपको इसे बलपूर्वक वश में करने के लिए इसे अपनी आत्मा में समाहित करने की अनुमति देनी होगी। इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, लेकिन इन 3 ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस पंखुड़ियों के साथ आपको कुछ घंटों में अनुबंध बनाने में सक्षम होना चाहिए। नाइट लीनिंग मून की आवाज़ ओरियोल की तरह काव्यात्मक थी। उसने धैर्यपूर्वक और गंभीरता से लियू जी के सभी संदेहों को दूर किया। उसने शायद कोई मौखिक सवाल नहीं पूछा था, लेकिन वह उसके हाव भाव से उसके सवालों को समझ सकती थी। नाइट लीनिंग मून के स्पष्टीकरण से लियू जी को अब समझ में आ गया कि पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ अनुबंध कैसे किया जाए। उन्हें यह भी पता चल गया कि ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस क्यों कीमती है। ब्लू स्नो सोल फ्रेग्रेंस न केवल क्रिएशन ब्रीड फे से प्राप्त एक आध्यात्मिक घटक था, बल्कि आत्माओं की रक्षा करने की इसकी क्षमता ने इसे अमूल्य बना दिया था। आत्मा हमेशा से रहस्य में लिपटी रही है। आत्माओं की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक तत्व बहुत कम थे। वे शीर्ष स्तर के स्पिरिट क्यूई पेशेवरों द्वारा सबसे अधिक मांग वाली वस्तुओं में से एक थे। चूंकि वह नाइट लीनिंग मून का शिष्य बन गया था, लियू जी ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, धन्यवाद गुरुजी। विकसित हो रहे आयामी दरार के इर्द गिर्द की लड़ाई के बाद लियू जी को इस बात का एहसास हो गया था कि उनमें कहाँ कमी थी। चूंकि लिन युआन ने लियू जी को अपनी आध्यात्मिक शक्ति को फिर से भरने में मदद की थी, इसलिए युद्ध के दौरान उनकी कीट सेना का विस्फोटक प्रभाव लियू जी की मूल शक्ति से कम 3 गुना अधिक शक्तिशाली था। भले ही वह अपनी शक्ति को कम से कम 3 गुना बढ़ा ले, अगर वह लिन युआन के रास्ते में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने के लिए युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता, तो वह केवल कीट रानी की सेना के समाप्त होने के बाद ही अपने शरीर पर भरोसा कर पाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपना कर्तव्य कितना निभाना चाहता है, वह अभी भी मृत वजन ही रहेगा। लियू जी अपनी असहायता से अविश्वसनीय रूप से व्यथित थे। वह वर्तमान में रेडियंस 100 सीक्वेंस में #30 पर हो सकता है और विकास का कोकून कीट रानी के अंदर से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन लिन युआन को बेहतर होते देखना उस पर बहुत दबाव डालता है। कीट रानी की शक्ति में भारी वृद्धि पर्याप्त नहीं थी। लियू जी को पता था कि जब तक लिन युआन इसी राह पर चलता रहेगा, वह जल्द ही लियू जी से आगे निकल जाएगा। जब वह समय आएगा तो वह तलवार और ढाल जो वह बन सकता था, उसके विश्वास के सामने फीकी और बेकार हो जाएगी। एक गुरु और स्वर्ग तक पहुंचने के अवसर के साथ हमेशा असुरक्षित रहने वाले लियू जी के सामने एक सुनहरा अवसर था।
नाइट लीनिंग मून को लियू जी को शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले उसे समझने की जरूरत थी और लियू जी को भी चीज़ों पर गहराई से सोचने की जरूरत थी। लियू जी जैसे वफादार व्यक्ति के लिए जिस क्षण उसने नाइट लीनिंग मून को मास्टर कहकर संबोधित किया, वह जीवन भर उसे उसी सम्मान से रखेगा। नाइट लीनिंग मून ने लियू जी का धन्यवाद सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? मैं तुम्हारा गुरु हूँ। चलो शुरू करते हैं। मैंने इस पवित्र स्रोत जीवन रूप को कक्षा 5 के दलदली आयामी दरार के भीतर से प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि इसकी शक्तियाँ तुम्हारी कीटरानी के साथ संगत होंगी, नाइट लीनिंग मून ने कहा। किसी को भी ये पता नहीं था कि पवित्र स्रोत जीवन रूप में क्या शक्तियाँ निहित हैं इससे पहले कि यह अनुबंधित हो। यहाँ तक कि नाइट लीनिंग मून जैसे अद्भुत विशेषज्ञ भी यह नहीं जान सके कि इंद्रधनुषी चमक वाला पवित्र स्रोत जीवन रूप कैसा दिखता था। ये कहा जा सकता है कि पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करना एक अंधे बक्से को खोलने के समान था, क्योंकि बक्से में प्रत्येक वस्तु का अपना उपयोग था। फिर भी किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बॉक्स में रखी वस्तु उसके पास पहले से मौजूद वस्तु के साथ अच्छी तरह से फिट बैठेगी या नहीं। नाइट लीनिंग मून के शब्द, और क्योंकि वह लियू जी की गुरु थी, लियू जी के लिए एक आशीर्वाद की तरह महसूस हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पवित्र स्रोत जीवन रूप की कीटरानी के लिए किसी काम का नहीं था। एक अनुबंधित पवित्र स्रोत जीवन रूप लियू जी के समान था, जिसके पास एक ऐसी तकनीक थी जो वास्तविकता के नियमों को चुनौती देती थी। कुछ घंटों बाद ऊर्जा का एक स्तंभ आकाश में उछला। स्पिरिट गार्ड्स के मुख्यालय में सभी विशेषज्ञ ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे अनंत और सर्वव्यापी अंधकार में डूब गए हों। एक पल में भयानक दबाव गायब हो गया। कई स्पिरिट गार्ड विशेषज्ञों ने चीफ गार्ड के अध्ययन कक्ष की ओर देखा। वे सभी यह अनुमान लगाने लगे कि मुख्य रक्षक के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अचानक अपनी ऊर्जा छोड़ दी। उसी समय कमरे के अंदर से नाइट लीनिंग मून की गीतात्मक आवाज़ हंसी में गूंज उठी। वह मेज के पास खड़ी थी और उसके हाथ में राजसी आत्मा क्यूई ने एक आत्मा क्यूई भंवर का निर्माण किया था जो गार्ड दूत से गुप्त पत्र को बचा रहा था। लियू जी की आंखें खुलते ही एक रहस्यमय हरे रंग की चमक ने उसे घेर लिया। उसने शर्म से नाइट लीनिंग मून को देखा और कहा, मास्टर, मुझे नहीं पता था कि जब पवित्र स्रोत जीवन रूप अनुबंध बनाता है और मेरी आत्मा के साथ जुड़ता है तो ये स्वचालित रूप से हमला शुरू कर देगा। लियू जी ने भले ही माफ़ी मांगी हो, लेकिन उनकी निगाहें आश्चर्य और खुशी से चमक रही थीं। नाइट लीनिंग मून ने अपने चेहरे पर एक काला शॉल ओढ़ा हुआ था जिससे उसके चेहरे के भाव छिप रहे थे। हालांकि उसकी आंखों के कोण से यह स्पष्ट था कि वह मुस्कुरा रही थी। जब किसी की आत्मा किसी पवित्र स्रोत जीवन रूप को पूरी तरह से वश में कर लेती है, तो वे पवित्र स्रोत प्रथम पुकार के रूप में जाना जाने वाला हमला शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये किसी सच्ची क्षमता के जन्म की घोषणा करता है, और पहली पुकार पवित्र स्रोत जीवन रूप द्वारा दुनिया के सामने अपने अस्तित्व की घोषणा करने का तरीका है। नाइट लीनिंग मून ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और आगे कहा, आपके अनुबंधित पवित्र स्रोत जीवन रूप के हमले को देखते हुए मैं पुष्टि कर सकता हूं कि यह एक पवित्र स्रोत जीवन रूप है जो हमला करने में माहिर है। बुरा नहीं है, आप वास्तव में मेरे शिष्य हैं। हमारा झुकाव एक जैसा है। अंततः लियू जी को अपना कहने के लिए एक पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त हुआ। इस पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ लियू जी को अंततः समझ में आ गया कि पवित्र स्रोत जीवन रूप इतने शक्तिशाली क्यों थे। पवित्र स्रोत जीवन रूप की जन्मजात क्षमताओं के अलावा लियू जी को ये जानकर खुशी हुई कि उसके अनुबंधित पवित्र स्रोत जीवन रूप में कीटरानी के साथ कुछ संगत क्षमताएं थीं। लियू जी की आंखों में आत्मविश्वास की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी छाती पर लगे क्लास 2 क्रिएशन मास्टर रिटेनर क्रेस्ट को छुआ, जिसका एक कोना गायब था, और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। लियू जी केवल अपनी उंगलियों की ताकत का उपयोग कर रहे थे। लियू जी की हथेली धीरे से इस क्षतिग्रस्त रिटेनर शिखा पर बंद थी, मानो वह इसे दबाने और तोड़ने से डर रहा हो। वह अपना अनुबंधित पवित्र स्रोत जीवन रूप नाइट लीनिंग मून को प्रस्तुत करने ही वाला था कि उसने उसे रोक दिया। नाइट लीनिंग मून की अभिव्यक्ति असाधारण रूप से गंभीर और गंभीर थी। तुम्हें कभी भी पवित्र स्रोत जीवन रूप की क्षमताओं के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तुम किसी को नहीं बता सकते, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी लोगों को भी नहीं। नाइट लीनिंग मून ने तभी आगे बढ़ना जारी रखा जब उसे पता चला कि लियू जी वास्तव में ध्यान दे रही थी। मैंने किसी से कहा था कि तुम्हारे आने से पहले ब्लेड क्वीन बी को कंटेनमेंट आइटम से निकाल लाया जाए। ब्लेड क्वीन बी में जन्मजात जहर तभी संघनित हो सकता था जब वह अपने शरीर से कीड़ों के अंडे निकाल ले और बड़ी संख्या में परियों को खा ले। इसमें कुछ समय लगा। जन्मजात जहर अब तक संघनित हो जाना चाहिए था। जब वे अध्ययन कक्ष से बाहर निकले तो लियू जी नाइट लीनिंग मून के पीछे पीछे चल रही थी। लियू जी उस व्यक्ति से पूरी तरह से अलग हो गए थे जो वह अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने से पहले थे। लियू जी कभी चांदी का टुकड़ा हुआ करता था, अब वह सिर्फ चांदी का टुकड़ा ही लगता था, लेकिन उसका अंदरूनी हिस्सा पहले ही सोने का हो चुका था।
एक बार जब लियू जी की कीटरानी ने अपना विकास पूरा कर लिया तो लियू जी की सतह पर मौजूद चांदी भी उसके आंतरिक भाग से मेल खाने के लिए सोने में बदल जाएगी। जब लियू जी अध्ययन कक्ष से बाहर निकले तो उन्हें याद आया कि जब वे आए थे तब तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन अब सूरज आसमान में ऊंचा लटक रहा था। तीखी रोशनी उन पर पड़ रही थी। लियू जी का पूरा शरीर गर्मी से भर गया। उसे प्यारा और आरामदायक महसूस हुआ। मिस्टिक मून ने वेलबोन टेबल पर भुने हुए स्पिरिट सेवरी पिग को देखा। उसकी त्वचा सुनहरी और कुरकुरी थी और वह 3 सेकंड के लिए चुपचाप स्तब्ध रह गया। मुझे आश्चर्य है कि किचन फ्रेग्रेंस पवेलियन में बचे 2 स्पिरिट सेवरी पिग्स का क्या हुआ। ये दुनिया में बचे हुए सिर्फ 2 स्पिरिट सेवरी पिग्स हैं और वे दोनों नर हैं। ऐसा लगता है कि शेफ सुप्रीम को कभी भी उन सुअरों की प्रसवोत्तर देखभाल का मौका नहीं मिलेगा जिन्हें उन्होंने उठाया था। चंद्र महारानी ने स्पिरिट सेवरी पिग को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और उसमें डायमंड प्लम से बनी कुछ चटनी मिला दी। उसने लिन युआन के सामने डिश रखी और कहा, सुप्रीम शेफ ने इस स्पिरिट सेवरी पिग को कई अच्छी चीज़ों से मोटा किया है। ये थोड़ा मीठा है, भले ही इसे डायमेंशनल रिफ्ट से अजीब फायरी मेटियोर के साथ भुना गया हो। हॉट प्लम सॉस बीमार करने वाले स्वाद को संतुलित करने के लिए एकदम सही है और वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कोल्ड मून ने पहले ही सोच लिया था कि जब चंद्र महारानी ने डायमंड स्मूथ क्रिस्टल थ्रेड जुजुब्स का प्रयोग किया था तब वह कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब उसे लगा कि चंद्र महारानी तो हद से आगे निकल गई थी। हॉट प्लम एक ऐसी दवा थी जो क्षतिग्रस्त स्रोतों को ठीक कर सकती थी। यद्यपि उपचार प्रकार के आत्मा क्यूई पेशेवर सभी प्रकार की चोटों का इलाज कर सकते हैं, यदि अन्य आत्मा क्यूई पेशेवरों के पास विशेष अनन्य कौशल नहीं हैं, तो वे अभी भी स्रोत प्रकार के जीवन रूपों से क्षति के लिए अतिसंवेदनशील होंगे। हृदय से संबंधित चोटों को न केवल बाहरी चोटें माना जाता था, बल्कि उन्हें क्षतिग्रस्त स्रोतों की श्रेणी में भी रखा जाता था। पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए उन्हें आध्यात्मिक अवयवों से बने मिश्रण से उपचार करने के लिए एक सृजन गुरु की आवश्यकता थी। पौधे प्रकार हॉट प्लम के प्लम हृदय से संबंधित चोटों को ठीक करने में प्रभावी थे। निम्न श्रेणी के हॉट प्लम न केवल स्टार वेब के दुर्लभ जीवन रूप मंडप में बेचे जाते थे, बल्कि उन्हें बड़े बाजारों में भी बेचा जाता था। उन्हें कीमती सामान नहीं माना जाता था। दूसरी ओर डायमंड हॉट प्लम एक अलग मामला था। हॉट प्लम एक प्रकार का परी था जिसका पालन पोषण कर उसे विकसित करना लगभग असंभव था। अधिकांश परी, जिनमें स्पिरिट साइफन गोल्डफिश भी शामिल है, जिन्हें अन्य परियों की तुलना में कई गुना अधिक स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है, वे पर्याप्त स्पिरिट क्यूई को अवशोषित करने के बाद विकसित होने में सक्षम हो जाते हैं। हालांकि गोल्ड ग्रेड तक पहुंचने के बाद हॉट प्लम अटक जाएगा। ये तभी विकसित हो सकेगा जब यह उसी श्रेणी के 10 अन्य हॉट प्लम्स के वृक्षों के मूल को अवशोषित कर लेगा। उच्च श्रेणी के हॉट प्लम को विकसित करने के लिए निम्न श्रेणी के हॉट प्लम के वृक्ष के कोर की अपार मात्रा की आवश्यकता होगी। एक सृजन गुरु के हाथों में एक सिल्वर हॉट प्लम आघातग्रस्त हृदय को शांति प्रदान कर सकता है। क्रिएशन मास्टर्स टूटे हुए दिलों को ठीक करने के लिए प्लेटिनम हॉट प्लम्स का उपयोग कर सकते हैं। क्रिएशन मास्टर्स हॉट प्लम्स का उपयोग टूटे हुए दिलों को ठीक करने के लिए कर सकते थे, जिससे वस्तुतः एक जीवन बच जाता था। हॉट प्लम की अनोखी विशेषता ये थी कि इसका स्वाद बहुत स्वादिष्ट था। एक आध्यात्मिक घटक के रूप में जो मूल चोटों को ठीक कर सकता है, हॉट प्लम का स्वाद सबसे प्रीमियम खाद्य सामग्री की तुलना में कहीं बेहतर था। कुछ प्रतिष्ठित संपन्न परिवारों ने हॉट प्लम खाने की आदत बना ली थी और स्वाद बढ़ाने के लिए अपने भोजन में कुछ सूखे हॉट प्लम भी मिलाते थे। हालांकि सबसे धनी परिवारों में से भी अधिकांश लोग गोल्ड ग्रेड से उच्चतर हॉट प्लम का सेवन नहीं करते थे। कोल्ड मून को पता था कि मून महारानी एक फिजूल खर्च व्यक्ति नहीं थी और उसने डायमंड हॉट प्लम सॉस केवल इसलिए बनाया क्योंकि वह लिन युआन के शरीर को पोषण देना चाहती थी। हृदय पूरे शरीर में रक्त संचार करता है। इतना अधिक रक्त खोने के बाद लिन युआन का हृदय कुछ समय के लिए रक्त संचार ठीक से नहीं कर पाएगा। लिन युआन ने पहले ही खरगोश सम्राट के गाजर का एक बड़ा हिस्सा खा लिया था और चाहे उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, वह अब एक बैल की तरह मजबूत था। लीनिंग मून माउंटेन के फलों के बगीचे में 7 या 8 डायमंड हॉट प्लम के पेड़ थे और वे हर साल भरपूर फसल पैदा करते थे। हालांकि लिन युआन को अब अपने दिल के इलाज के लिए डायमंड हॉट प्लम की ज़रूरत नहीं थी। हर बार जब चंद्र महारानी और लिन युआन के बीच बातचीत होती थी तो रहस्यवादी चंद्रमा की उस आराधना की परिभाषा पुनः परिभाषित हो जाती थी जो एक गुरु अपने शिष्य पर बरसा सकता था। सुअर को भूनने के लिए अजीबोगरीब उग्र उल्का का उपयोग करना बेकार नहीं माना जाता था। कोई नकारात्मक बाहरी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन चंद्र महारानी शायद शेफ सुप्रीम के अलावा एकमात्र व्यक्ति थी जो ऐसा करेंगी। चंद्र महारानी अग्नि उल्का के कंपन का उपयोग करके सुअर से तेल निकालना चाहती थी। रहस्यवादी चंद्रमा ने देखा कि कैसे चंद्र महारानी ने लिन युआन को कटी हुई पसलियों की एक प्लेट परोसी, जबकि सदा गंभीर रहने वाले ठंडे चंद्रमा ने सावधानीपूर्वक आत्मा स्वादिष्ट सुअर की पसलियों को पकड़ रखा था। उसने मांस के सबसे अधिक भुने हुए हिस्से को काटकर एक प्लेट में रख दिया। रहस्यवादी चंद्रमा हैरान था। कोल्ड मून आमतौर पर मांस नहीं खाती।
ऐसा क्यों लगता है कि वह स्पिरिट सेवरी पिग की पसलियों का मांस खाने जा रही है? जब कोल्ड मून ने मांस काटना समाप्त कर लिया तो उसने सुअर की खाल का एक कुरकुरा सुनहरा टुकड़ा काटा और प्लेट पर एक चम्मच सॉस डाल दिया। आलू बुखारे की खटास और सुअर की खाल की खुशबू ने मिलकर एक बेहतरीन सिम्फनी बनाई। एक बार खाने के बाद दो अलग अलग स्वाद और बनावट का स्वाद आता है। मीठा और खट्टा मिलाना स्पिरिट सेवरी पिग खाने का सबसे अच्छा तरीका था। मिस्टिक मून को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सामान्यतः शाकाहारी कोल्ड मून एक पेटू की तरह मांस खाना जानता था। उस समय कोल्ड मून ने प्लेट को चूसी के सामने रख दिया, ठीक उसी तरह जैसे चंद्र महारानी ने लिन युआन के सामने रखा था। मिस्टिक मून ने देखा कि कोल्ड मून उसकी ओर देख रही थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, हे कितना बेकार है। इतने लंबे समय तक धरती पर घूमने के बाद भी तुम अपने लिए एक शिष्य भी नहीं पा सकते। मिस्टिक मून की भूख तुरंत ही खत्म हो गई। ये दोनों गुरु और उनके शिष्य भय ऐसे लग रहे थे जैसे वे उसे खाने के टुकड़े फेंक रहे हों जिसे वह दयनीय रूप से निगलने का प्रयास कर रहा था। रहस्यवादी चंद्रमा अपने आप को एक शिष्य की चाहत से नहीं रोक सका। लिन युआन ने चंद्र महारानी द्वारा उसके लिए तैयार की गई सुअर की पसलियों को खाया और उसके प्रति अपने स्नेह का आनंद लिया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपनी आत्मा की गहराई में स्थित पवित्र स्रोत जीवन रूप के बारे में पूछने के लिए किया। जब चंद्र महारानी ने लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में बताया था तो उन्होंने उससे कहा था कि वह अपने पवित्र स्रोत जीवन रूपों की क्षमताओं के बारे में किसी को न बताए। लिन युआन अपने अनुबंधित पवित्र स्रोत जीवन रूपों की क्षमताओं के बारे में पूछने नहीं जा रहा था क्योंकि उसे पता नहीं था कि वे क्या थे। गुरुजी, क्या पवित्र स्रोत जीवन रूप एक हो सकते हैं? चंद्र महारानी कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गईं, फिर उन्होंने तुरंत जवाब दिया, यदि किसी व्यक्ति की आत्मा काफी मजबूत है तो वे दो पवित्र स्रोत जीवन रूपों को अनुबंधित कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी पवित्र स्रोत जीवन रूपों के विलय के बारे में नहीं सुना है। चंद्र महारानी को यह नहीं पता था कि लिन युआन ने यह प्रश्न क्यों पूछा था, लेकिन वह जानती थी कि उसने आयामी दरार से एक पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध किया था। इसलिए वह पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में उनके प्रश्न को लेकर परेशान थी। चंद्र महारानी जानती थीं कि उन्हें प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान लिन युआन के साथ पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में अधिक जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंधित होने के बाद वह दूसरा खोजने की कोशिश कर रहा है ताकि वह उन्हें मिला सके? क्या वह एक बिल्कुल नया पवित्र स्रोत जीवन रूप बनाने की कोशिश कर रहा है? ये सोचने का कितना अजीब तरीका है। जब मिस्टिक मून ने लिन युआन की बात सुनी तो उसके मुंह में भुना हुआ मांस लगभग घुट गया। उन्होंने लिन युआन की अजीब विचार प्रक्रिया की प्रशंसा की। किस तरह का अजीब दिमाग अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए ऐसा तरीका खोज सकता है? अगर उसने जो कहा वह सच था तो पवित्र स्रोत जीवन रूप अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूपों को अवशोषित करके अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। चंद्र महारानी ने देखा कि लिन युआन ने अपना सुअर का मांस लगभग खत्म कर लिया है। इसलिए उसने एक सफ़ेद देहुआ चीनी मिट्टी का कटोरा उठाया और लिन युआन के लिए मिठाई के रूप में उसमें बेर भर दिए। चंद्र महारानी द्वारा लिन युआन की प्रशंसा करना एक बात थी, लेकिन यह व्यवहार लिन युआन को गुप्त जीवन शैली प्रदान नहीं कर रहा था। चंद्र महारानी अब लिन युआन के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी, क्योंकि जब वह आयामी दरार से बाहर निकला था तो वह बुरी तरह डर गई थी। डर लिन युआन के सूखे हाथों को देखकर नहीं, बल्कि इसलिए था क्योंकि बमुश्किल 20 साल के लिन युआन ने पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ एक अस्थि अनुबंध किया था। उसने पवित्र स्रोत जीवन रूपों को अपनी आत्मा में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। यही कारण था कि चंद्र महारानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के खरगोश के गाजर को आधा तोड़कर लिन युआन को दे दिया था। फिर भी चंद्र महारानी आभारी थीं कि लिन युआन ने पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ एक मज्जा अनुबंध बनाया था। यह एक आत्मा क्यूई पेशेवर के जीवन में एक मील का पत्थर था जब वे एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित करने में कामयाब रहे। उस कृत्य पर पछताने या उसे दोबारा करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि लिन युआन ने पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ केवल रक्त अनुबंध किया होता तो यह संभावना थी कि वह इसका उपयोग उसी आसानी से नहीं कर पाता जैसे कि वह मज्जा अनुबंध करता। अपनी उम्र और शक्ति के स्तर पर लिन युआन रक्त अनुबंध और मज्जा अनुबंध के बीच अंतर को नहीं समझता था। हालांकि एक बार जब वह शीर्ष विशेषज्ञ बन गए तो अंतर अधिक स्पष्ट हो गया। चंद्र महारानी ने लिन युआन द्वारा पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त करने के इस संयोग को अपने लिए एक भाग्यशाली आशीर्वाद के रूप में देखा। जब लिन युआन ने चंद्र महारानी का उत्तर सुना तो उसे समझ में आया कि उसके पवित्र स्रोत जीवन रूपों की सम्मिलन प्रक्रिया असामान्य थी। यहाँ तक कि चंद्र महारानी जैसी शक्तिशाली महिला ने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी। जागने के बाद लिन युआन ने देखा कि उसकी आत्मा की गहराई में वास्तव में एक युवा मुकुटधारी लड़की थी जिसकी आंखें बंद थीं और उसके हाथों में तलवार थी। ये तब था जब उसे पता चला कि वह स्वप्न जो उसने कोमा में रहते हुए देखा था वास्तव में उसकी आत्मा की गहराई में घटित हुआ था। लिन युआन ने उस सुनहरी रोशनी के बारे में सोचा जिसने उसकी आत्मा की गहराई में उसे घेर लिया था।
ये रोशनी मोबियस के कंगन के रंग के बिल्कुल समान थी। लिन युआन मूर्ख नहीं था। मोबियस को गहरी नींद में सोते हुए पाकर उसे यह स्पष्ट हो गया कि वह स्वर्णिम प्रकाश, जिसने उसे घेर लिया था और उसकी आत्मा की गहराई में 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों को एक कर दिया था, मोबियस का था। जिस क्षण से लिन युआन को मोबियस का संक्रमण हुआ था, उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका ये साथी कोई सामान्य परी नहीं है। इससे पहले कि लिन युआन को इस बात का कोई अंदाजा होता कि स्रोत प्रकार की वस्तुएं क्या होती हैं, उसने मान लिया था कि मोबियस उनमें से एक है। स्रोत प्रकार की वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद लिन युआन ने पाया कि मोबियस के पास स्रोत प्रकार की वस्तुओं जैसी क्षमताएं नहीं थीं। इसके तुरंत बाद लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में भी पता चल गया। लिन युआन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या उसका मोबियस भी एक पवित्र स्रोत जीवन रूप हो सकता है। लिन युआन को जंगली पवित्र स्रोत जीवन रूपों का आतंक याद आया जब वे उसकी आत्मा की गहराई में सुनहरे प्रकाश से भर गए थे, और उसने एक अजीब परिकल्पना की, क्या पवित्र स्रोत जीवन रूप से भी उच्च स्तर हो सकता है। लिन युआन ने चंद्र महारानी से अपने पवित्र स्रोत जीवन रूपों के सम्मिलन प्रक्रिया के बारे में पूछना जारी नहीं रखा। चूंकि उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए उसके साथ इस बारे में बात करने से उसे और अधिक चिंता होगी। यह असंभव था कि मिश्रित पवित्र स्रोत जीवन रूप कमजोर होंगे। जब उसने पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में अपना प्रश्न पूछना समाप्त किया तो लिन युआन ने अपना सिर उठाया और अपना चम्मच नीचे रख दिया। मास्टर, मैं आयामी दरार में हंटिंग ऐश नामक किसी व्यक्ति से मिला। उसने 7th पेज वॉर नामक किसी व्यक्ति का उल्लेख किया, लिन युआन ने अत्यंत गंभीरता से कहा। चंद्र महारानी अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ लिन युआन को बेर परोस रही थी, लेकिन जब उन्होंने लिन युआन का सबसे हालिया बयान सुना तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोल्ड मून के चेहरे पर भी तनाव आ गया। रहस्यमयी चंद्रमा की चांदी जैसी आंखें सिकुड़ गईं। चंद्र महारानी की अभिव्यक्ति भी एक क्षण के लिए गंभीर हो गई और शीघ्र ही उसकी जगह उनकी मौलिक मुस्कान ने ले ली। उसने बेर को लिन युआन के सामने रखा और कहा, खाओ। ये बेर रक्त संचार के लिए बहुत अच्छे हैं। देखो मेरी तकनीक में सुधार हुआ है या नहीं। लिन युआन ने अपने गुरु कोल्ड मून और मिस्टिक मून के हाव भाव पर ध्यान दिया। वह जानता था कि वे उसके इरादे से वाकिफ हैं, और अब उसे इस बात का भी सामान्य अंदाजा हो गया था कि 7वें पेज का ये व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। तथ्य यह है कि चंद्र महारानी ने नाम का उल्लेख होते ही विषय बदल दिया। इसका अर्थ यह था कि वह उस समय उसे बहुत अधिक जानकारी नहीं देना चाहती थीं। लिन युआन ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। लिन युआन ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी और आयामी दरार के विकास को रोकने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी। उसने वही किया जो उसे सही लगा। लिन युआन को पता था कि उसकी शक्तियों में सुधार हो रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं के मामले में उनमें अभी भी कमी थी। केवल अपने स्वामी जैसा शक्तिशाली व्यक्ति ही ऐसी घटनाओं से निपटने में सक्षम होगा। लिन युआन ने अपना सिर झुकाया और बेर का एक कौर मुंह में भर लिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बेर उतने मीठे नहीं थे जितने उसने सोचे थे। शुद्ध बेर की खुशबू लिन युआन को अपनी चपेट में ले रही थी। चंद्र महारानी ने अपना हाथ उठाया और उनकी हथेली में एक चमकता हुआ इंद्रधनुष प्रकट हुआ। यह आपको आयामी दरार के विकास को रोकने के लिए स्पिरिट गार्ड से मिलने वाला इनाम है। आपने पहले ही एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित कर लिया है। आपकी आत्मा को ठीक होने के लिए कम से कम 3 साल चाहिए, उसके बाद ही आप किसी अन्य पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित करने का प्रयास कर सकते हैं। मैंने आपके लिए इस पवित्र स्रोत जीवन रूप की व्यवस्था बहुत पहले की थी, इसलिए आप खुद तय कर सकते हैं कि आप इस पवित्र स्रोत जीवन रूप के साथ क्या करना चाहते हैं। चंद्र महारानी ने बोलते हुए पवित्र स्रोत जीवन रूप लिन युआन को सौंप दिया। जब चंद्र महारानी ने लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूप को धारण करते देखा तो उसने उससे गंभीरता से कहा, 3 साल बाद अगर तुम अपनी आत्मा को फिर से एक पवित्र स्रोत जीवन रूप को धारण करने की अनुमति देने की योजना बनाते हो तो मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे साथ रहना होगा। चंद्र महारानी ने उस समय को याद किया जब आयामी दरार ने लिन युआन को बाहर थूक दिया था और कैसे पवित्र स्रोत जीवन रूप ने उसकी आत्मा को विनाशकारी रूप से चकनाचूर कर दिया था। चंद्र महारानी ने यह कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि अगली बार जब लिन युआन किसी पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करना चाहेगा तो उसे उसके साथ रहना होगा। फिर भी वह अनिवार्य रूप से यह कह रही थी कि उसे उसकी रक्षा करने के लिए वहां रहना होगा ताकि उसके दूसरे पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करने की संभावना बढ़ सके। आत्माएं भाग्य से भिन्न थीं। किसी व्यक्ति में प्रतिभा की कमी हो सकती है, लेकिन यदि वह कड़ी मेहनत करता है तो वह अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के समान परिणाम प्राप्त कर सकता है। हालांकि आत्माओं में अंतर व्यक्ति के जन्म के समय ही तय हो जाता था। इस अंतर को पाटने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। भले ही एक आत्मा क्यूई पेशेवर दूसरे पवित्र स्रोत जीवन रूप को अनुबंधित करने के अपने प्रयास में सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक अवयवों का उपयोग करता है, वे केवल अपनी आत्मा को पवित्र स्रोत जीवन रूप के हमलों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने में सक्षम होंगे। पवित्र स्रोत जीवन रूप को सफलतापूर्वक अनुबंधित करने में सक्षम होने की उनकी संभावना नहीं बढ़ेगी।
चंद्र महारानी ने जो कहा वह इसलिए कहा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लिन युआन को फिर से अपनी आत्मा के टूटने का दर्द सहना पड़े। चंद्र महारानी के चिंता भरे शब्दों ने लिन युआन के चेहरे पर एक चमकदार दांतेदार मुस्कान ला दी। चिंता मत करो गुरु, अगली बार जब मैं किसी पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहूंगा तो मैं आपके साथ रहूंगा, लिन युआन ने उससे वादा किया। लिन युआन की मासूम मुस्कान और उससे किया गया वादा चंद्र महारानी के कानों के लिए संगीत था। चंद्र महारानी मन ही मन मुस्कुराए बिना न रह सकीं। चंद्र महारानी को हमेशा लगता था कि लिन युआन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। हालांकि वह सिर्फ 18 साल का था, लेकिन उसके बोलने का तरीका और व्यवहार दोनों ही एक पूरी तरह से परिपक्व वयस्क की तरह था। इससे चंद्र महारानी को हमेशा दुख होता था। यदि लिन युआन किसी और का शिष्य होता तो चंद्र महारानी लिन युआन के आचरण से प्रभावित हो सकती थीं। लेकिन चूंकि वह उसका शिष्य था, लिन युआन को उम्मीद थी कि वह अपने ऊपर इतना बोझ नहीं उठाएगा। अपने गुरु के रूप में चंद्र महारानी को उम्मीद थी कि लिन युआन एक सामान्य 18 वर्षीय युवक की तरह लापरवाह जीवन जी सकेगा। जिस तरह से लिन युआन अब एक युवा व्यक्ति की तरह दिख रहा था, उसने चंद्र महारानी के दिल को गर्म कर दिया। लिन युआन ने पवित्र स्रोत जीवन रूप को एम्बर बटन के आकार के भंडारण बॉक्स में रखा और सुगंधित बेर का सेवन किया। लिन युआन खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि वह पवित्र स्रोत जीवन रूप का उपयोग कैसे कर सकता है। उसने अपना सिर उठाया और चूसी को देखा, जो वर्तमान में कोल्ड मून के लिए एक कटोरे में बेर डाल रहा था। चूसी की हरकत ने लिन युआन को खुद की याद दिला दी। चंद्र महारानी के शिष्य के रूप में वह बस बैठकर उनका उदार स्नेह प्राप्त करते रहे। लिन युआन ने रेडियंट मून पैलेस से कई कीमती सामान भी ले लिए थे। हर बार जब वह कीमती सामान वापस रेडियंट मून पैलेस में लाने की कोशिश करता तो चंद्र महारानी कहती, आपको कुछ भी घर लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। वह जोर देती कि वह ये सब अपने पास रखे। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन युआन ने अब रेडियंट मून पैलेस में कुछ भी वापस लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब लिन युआन को लगा कि वह गलती कर रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन उसे सबक सिखाएगी। चूसी द्वारा कोल्ड मून के लिए बेर का कटोरा तैयार करने जैसी छोटी सी बात पर लिन युआन को एहसास हुआ कि उसने ऐसा कुछ कभी नहीं किया था। जब लिन युआन ने चूसी को देखा तो कोल्ड मून की नज़र लिन युआन पर पड़ी और वह अजीब हो गई। कुछ सेकंड के आंतरिक संघर्ष के बाद कोल्ड मून ने कहा, युवा प्रभु, चूसी केवल 16 वर्ष की है। वह अभी भी 20 वर्ष की आयु से बहुत दूर है। उसे पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंधित करने की कोई जल्दी नहीं है। जब समय सही होगा तो मैं उसके लिए भी एक पवित्र स्रोत जीवन रूप तैयार करूंगा। लिन युआन को लगा कि कोल्ड मून घास के मैदान में अपने बच्चों की रक्षा करने वाली शेरनी की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने भले ही यह स्पष्ट रूप से न कहा हो, लेकिन लिन युआन उसके हाव भाव और लहजे से बता सकता था कि वह चूसी पर अधिकार जता रही थी। लिन युआन अजीब तरह से हंसा। जब से चूसी को गुरु मिल गया है, मेरे लिए उसे कुछ भी देना मुश्किल हो गया है। हालांकि लिन युआन कोल्ड मून की चूसी के प्रति चिंता को महसूस कर सकता था। आंटी कोल्ड, मैं चूसी को आपके हाथों में छोड़ दूंगा। एक बार जब कोल्ड मून ने लिन युआन की बात सुनी तो 7वें पेज के युद्ध के उल्लेख से उसके चेहरे पर जो अलगाव लिखा था वह गायब हो गया। उसका आमतौर पर भावशून्य चेहरा एक दुर्लभ मुस्कान में बदल गया। चिंता मत करो लिन युआन, कोल्ड मून ने कहा। लिन युआन को यंग लॉर्ड कहकर संबोधित करने के बजाय उसने उसका दिया हुआ नाम इस्तेमाल किया। उस समय कोल्ड मून ने लिन युआन को रेडियंट मून पैलेस के युवा भगवान के रूप में नहीं बल्कि अपने शिष्य के बड़े भाई के रूप में माना। चूसी ने लिन युआन से कहा कि वह चिंता न करे। ये लिन युआन द्वारा चूसी को उसे सौंपने के प्रति उसका जवाब था। लिन युआन न केवल इस बात से खुश था कि चूसी को कोल्ड मून में एक गुरु मिल गया था, बल्कि वह असाधारण रूप से सहज भी था। जब चेंगवू शाही राजधानी के बाहरी इलाके में लिन युआन का पीछा कर रहा था और उसकी जान खतरे में थी, तो अनजाने में उसका दिमाग इस बात पर विचार कर रहा था, क्या होगा अगर मैं सचमुच मर गया? चूसी का क्या होगा? अब चूसी के पास कोल्ड मून उसके गुरु के रूप में था। लिन युआन को उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, भले ही वह मरने वाला हो। लिन युआन ने चूसी को इसलिए देखा था क्योंकि उसने उस समय अपनी छोटी बहन के बारे में सोचा था जब उसे एक और पवित्र स्रोत जीवन रूप प्राप्त हुआ था। उन्होंने इस तथ्य के बारे में नहीं सोचा था कि चूसी 20 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही एक पवित्र स्रोत जीवन रूप से संक्रमित हो जाएगी। चंद्र महारानी ने उन्हें कई बार याद दिलाया था कि किसी आत्मा क्यूई पेशेवर को पवित्र स्रोत जीवन रूप से अनुबंधित करने से पहले 20 वर्ष की आयु होनी चाहिए, अन्यथा आत्मा क्यू पेशेवर की आत्मा बहुत खतरे में होगी। लिन युआन के पास उसका साथी मोबियस था, जिसने अपनी सुनहरी रोशनी से उसकी आत्मा की रक्षा करके उसे संकट से बचने में मदद की थी। हालांकि मोबियस एक ऐसी विलक्षणता थी जो केवल लिन युआन के पास थी। लिन युआन इस बात की गारंटी दे सकती थी कि चूसी के जन्म के समय से ही वह स्वच्छ रही थी और उसका मोबियस जैसा कोई साथी नहीं था।
चूंकि लिन युआन को चू सी के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लिन युआन ने फैसला किया कि उनके गुट में सबसे उपयुक्त उम्मीदवार लियूजी और रक्तबीज की मां थे। लिन युआन लियूजी को उन दोनों के बीच पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध करने की अनुमति देने की ओर झुका हुआ था। ज्यादा खाते हैं। लियूजी की उम्र पहले से ही 25 वर्ष थी, जो पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उम्र थी। दूसरी ओर, यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि क्रिएशन ब्रीड तक पहुंचने से पहले रक्तबीज की माता को और कितना समय चाहिए होगा। लिन युआन को यह नहीं पता था कि ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन के ब्लड ब्रू ग्रेप्स की एक छड़ी का सेवन करने से रक्तबीज की मां में कितना सुधार हो सकता है। भले ही उसने रेड थॉर्न को आदेश दिया था कि वह माउथ ऑफ रिलिंक्विश को मांस ऊर्जा को अवशोषित करने और आइज ऑफ रिलिंक्विश का उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम करे और ब्लड ब्रू ग्रेप वाइन को पोषित करके ब्लड ब्रू ग्रेप्स को तेजी से विकसित करे, फिर भी उसने एक सच्चे लोलोप का सामना किया था। रक्तबीज की माता की अप्रत्याशित स्थिति की तुलना में लियूजी को पवित्र स्रोत जीवन रूप का अनुबंध करने की अनुमति देना एक बेहतर विकल्प था। जहां तक जो लुओ का प्रश्न है, जो आयामी दरार में उसके साथ नरक से गुजरा था और वापस आया था, लिन युआन ने उसे पवित्र स्रोत जीवन रूप देने की योजना नहीं बनाई थी। लिन युआन अब जो लुओ को स्काई सिटी से आए अपने सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों में से एकमात्र के रूप में नहीं देखता था। वह अब लिन युआन के सच्चे विश्वासपात्रों में से एक था। लिन युआन ने उनका पालन पोषण किया ताकि वह उनकी वफादारी के बदले में कांस्य आध्यात्मिक संसाधनों का आदान प्रदान कर सके। ये पूरी तरह से सफ़ेद वस्त्रधारी अनुयायियों पर निर्भर होगा कि वे कांस्य आध्यात्मिक संसाधनों का पोषण करना चाहते हैं या नहीं। हालांकि लिन युआन अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा जो लुओ में निवेश करना चाहता था। उसका इरादा जो लुओ के लावा ड्रैगन छिपकली और उसके नए अनुबंधित कांस्य महाकाव्य डार्क स्नैक ड्रैगन छिपकली को तेजी से विकसित करने में मदद करना था। लिन युआन ने कांस्य महाकाव्य डार्क स्नैक ड्रैगन छिपकली की गुणवत्ता को लीजेंड तक बढ़ाने की योजना बनाई थी, इससे पहले कि जो लुओ इसे रजत तक विकसित करता। सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों के सदस्य होने के नाते जो लुओ ने लिन युआन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और अपनी वफादारी की कसम खाई थी। वह स्काई सिटी का सदस्य था। जब से जो लुओ ने स्वेच्छा से एक ऐसी लड़ाई लड़ने की पेशकश की थी जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लिन युआन ने जो लुओ को मान्यता दे दी थी। इंडिगो एज्योर सिटी से वापस आने के दौरान उन्होंने कई परीक्षणों का अनुभव किया और कई लाभ अर्जित किए। भले ही इंडिगो एज्योर सी मार्केट से होने वाले लाभों को न गिना जाए, लेकिन पवित्र स्रोत जीवन रूप को प्राप्त करना ही लिन युआन के लिए इस अनुभव को सार्थक मानने के लिए पर्याप्त था। लगभग नया साल आ गया था, जिसके बाद एस टूर्नामेंट सीजन आया। एस टूर्नामेंट फाइनल से पहले आया था। रेडियंस 100 सीक्वेंस के बीच एक द्वंद्व युद्ध भी होगा। ये निश्चित रूप से एक मुख्य आकर्षण होगा। रेडियंस 100 सीक्वेंस द्वंद्व युद्ध के दौरान लिन युआन ने रॉयल कैपिटल में अपने गुट के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई। जब से लिन युआन ने स्टार वेब पर अपना समर्पित क्षेत्र प्राप्त किया था, उसने उन 3 अधिकारों का प्रयोग नहीं किया था और स्टार वेब पर बाकी लोगों को अपने निजी गुट के प्रबंधन की घोषणा की थी, जिनके पास समर्पित क्षेत्रों वाले गुट भी थे। लिन युआन ने नए सत्र का उपयोग अपने निजी गुट को ठीक से प्रबंधित करने और अपनी प्रभावशाली प्रतिष्ठा फैलाने के लिए करने की योजना बनाई। यदि लिन युआन दिग्गजों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता था, तो उसे एक प्यारे व्यवसायी की तरह काम करना था ताकि लोगों को ये संदेश देकर आकर्षित किया जा सके कि मेरे पास सबसे अच्छा सामान है, मेरे पास आओ। भोजन के बाद लिन युआन और चू सी ने अपने अपने गुरुओं से सीखना शुरू कर दिया। जब लिन युआन और चंद्र महारानी ने प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया, तो उसने अपने पास एकत्रित सभी प्रश्नों को पूछने का अवसर लिया। स्वाभाविक रूप से लिन युआन द्वारा बताई गई सबसे बड़ी समस्या पवित्र स्रोत जीवन रूपों के बारे में थी। यद्यपि लिन युआन के पास पहले से ही एक पवित्र स्रोत जीवन रूप मौजूद था, फिर भी वह उनकी विशेषताओं के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था। चंद्र महारानी के उत्तरों से लिन युआन को पता चला कि पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ अनुबंध का गठन रक्त अनुबंधों और मज्जा अनुबंधों के बीच विभेदित था। लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूपों को पकड़ते समय लगी चोटों की याद आई और वह जानता था कि उसे 2 पवित्र स्रोत जीवन रूपों के साथ मज्जा अनुबंध करना होगा। जैसे ही उसने चंद्र महारानी को मज्जा अनुबंध की प्रक्रिया के बारे में समझाते हुए सुना, लिन युआन के मन में भय व्याप्त हो गया। साथ ही वह ये जानने के लिए भी उत्सुक थे कि मोबियस वास्तव में क्या था। ऐसी खतरनाक स्थिति में मोबियस ने अपनी आत्मा को टूटने से कैसे बचाया था। जैसे जैसे प्रश्नोत्तर सत्र आगे बढ़ा, लिन युआन को पवित्र स्रोत जीवन रूपों की बुनियादी समझ हासिल हुई। चंद्र महारानी को एहसास हुआ कि लिन युआन के प्रश्नों का एक बड़ा हिस्सा जीवन रूपों की उत्पत्ति के बारे में था। इससे चंद्र महारानी को यह एहसास हो गया कि लिन युआन में तेजी से सुधार हो रहा है और वह उसके सवालों का जवाब देते हुए थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रही थी। अभी उसे उसका शिष्य बने हुए मुश्किल से आधा साल ही बीता था, लेकिन पिछले 6 महीनों के दौरान लिन युआन की प्रगति अन्य प्रतिभाशाली लोगों की 5 साल की कड़ी मेहनत के बराबर थी।
चंद्र महारानी को यह भी यकीन था कि लिन युआन कुछ गुप्त तकनीकें छिपा रहा था जिनका वह आमतौर पर उपयोग नहीं करता था। कम से कम ब्लैक के रूप में उनकी पहचान, जो एक उपचार प्रकार की आत्मा की हुई पेशेवर थी, असली सौदा थी। अन्यथा जब वह आयामी दरार द्वारा बाहर थूक दिए जाने के बाद कोमा में था, तो ऐसी केंद्रित जीवन शक्ति उसके शरीर से बाहर नहीं निकलती। लिन युआन ए रैंक तक नहीं पहुंचा था और वह अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करके आत्मा की हुई भंवर नहीं बना सकता था। आध्यात्मिक शक्ति भंवर के संरक्षण के बिना लिन युआन के पास किस प्रकार की उपचार क्षमताएं थीं जिसने उसे विकसित आयामी दरार से पवित्र स्रोत जीवन रूप को हटाने की अनुमति दी। आयामी केंद्र में आयामी उतार चढ़ाव से पवित्र स्रोत जीवन रूप को हटाने के लिए कोई केवल अपने शरीर में जन्मजात शक्ति पर भरोसा कर सकता है। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। हेडी क्लम और उनकी बेटी इटली में छोटी बिकिनी में जलवे बिखेरती नजर आईं। डेविड ब्रोमस्टेड की त्रासदी और भी दुखद होती जा रही है। यदि कोई व्यक्ति भारी शक्ति के विरुद्ध जाने के लिए परी का उपयोग करता है तो हमलों में ऊर्जा आयामी केंद्र के माध्यम से दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो जाएगी। चंद्र महारानी लिन युआन द्वारा अपनी क्षमताओं को छिपाने के खिलाफ नहीं थीं। वास्तव में उन्होंने इसका समर्थन किया। उसके मन में स्वीकृति के विचार उभरे। वह सचमुच मेरा शिष्य है। हम दोनों ही अपनी शक्ति छिपाना पसंद करते हैं। प्रश्नोत्तर सत्र पूरे दोपहर तक चला। प्रश्नोत्तर सत्र के बाद मिस्टिक मून, जो कि शिष्य न होने के लिए कुख्यात था, ने रात्रि भोज के लिए एक स्वादिष्ट भोज तैयार किया। रात्रि भोजन के बाद सूर्य क्षितिज के नीचे लुप्त होने लगा। सूर्यास्त की जली हुई नारंगी चमक असाधारण रूप से गर्म थी। जैसे जैसे लिन युआन और चूसी झुकते हुए चांद पर्वत के साथ टहलते गए, उनकी परछाइयां धीरे धीरे लंबी होती गईं। लिन युआन ने चूसी को कुछ सूखे फल दिए जो उसने झुकते हुए चंद्रमा पर्वत से तोड़े थे। लीनिंग मून माउंटेन पर उगने वाले पौधे बहुतायत में थे और वहां रहने वाले परी कभी भी गिरे हुए सभी पके फलों को खत्म नहीं कर पाते थे। लिन युआन ने अपनी हथेली में पाइन नट छीलकर चूसी को दे दिया। इस ताज़े मेवे को भुना नहीं गया है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी खुशबू की कमी हो, लेकिन ताजगी पहले से कहीं ज्यादा साफ है। क्या तुम इतने बड़े दिन के बाद इतने सारे फल और मेवे खाने से वाकई खुश हो? लिन युआन ने पूछा। चूसी ने ताड़ के आकार के पाइन नट को देखा। उछलते हुए वह हंसी और बोली, कृपया ये फल और मेवे मेरे पेट में कोई जगह न लें, लिन युआन। उसके शब्दों के बावजूद चूसी ने उसके संतुष्ट पेट को थपथपाया क्योंकि वह पाइन नट चबा रही थी। लीनिंग मून माउंटेन पर पूरे साल बसंत ऋतु रहती थी। युवा लड़की युवक के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। वे चारों ओर हरियाली से घिरे हुए थे और उनके चेहरों पर जो भी भाव उभर रहे थे वे भाई बहन के प्यार की खूबसूरत भावना से भरे हुए थे। युवा लड़की उछलती हुई रास्ते पर चली गई और लिन युआन को आधा खाया हुआ पाइन नट थमा दिया। मैं अब और नहीं खा सकता, बड़े भाई, चूसी ने कहा। युवक ने मुड़कर युवती की ओर देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और नकली निराशा के साथ चूसी के होठों के कोने को सहलाया और वहां फंसे पाइन नट के टुकड़ों को पोंछ दिया। लिन युआन ने अपने हाथ में आधे खाए हुए पाइन नट पर नजर डाली और आधे खींच और आधे प्यार से भरे स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम पेट भर लो। तुम एक ब्लैक बैक माउंटेन भालू से भी ज्यादा खाते हो। भोजन के बाद कोल्ड मून ने तुरंत कई आत्मिक सेवकों को साथ लेकर लीनिंग मून पर्वत पर चूसी के लिए आवास की व्यवस्था की। चूसी कोल्ड मून का एकमात्र शिष्य था। लिन युआन के अलावा चूसी अब रेडियंट मून पैलेस का एक सच्चा मुख्य सदस्य था। चूसी ने सावधानीपूर्वक एक मचान का चयन किया जो कि रेडियंट मून पैलेस के साथ बहने वाली धारा के सामने था। मचान का डिजाइन पारंपरिक था। चूंकि यह नदी के किनारे स्थित था, इसलिए प्रकृति की सुगंध हवा में फैली हुई थी। यह मचान उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां लिन युआन रह रहा था। जैसे ही सूर्य क्षितिज के नीचे लुप्त हो गया, आकाश नौसेना रंग से रंग गया। एक बार लिन युआन ने चूसी को घर भेज दिया तो उसने मचान पर आराम किया। लिन युआन को एहसास हुआ कि कोल्ड मून ने चूसी को ध्यान में रखते हुए मचान को सावधानीपूर्वक सजाया था। हालांकि यह मचान बहुत सुंदर नहीं लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही शानदार था। यहां तक कि अंदर के सजावटी फूलदान भी अमेजोनाइट से बने थे। प्रकाश में चमचमाते अमेजोनाइट फूलदान जेड की तरह ही चमकदार थे। अमेजोनाइट में यिन ऊर्जा थी और यह महिलाओं की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद थी। मचान के मुख्य कमरे में पूरी तरह से अमेजोनाइट से बनी एक मेज रखी हुई थी। लिन युआन को अमेजोनाइट परिचित लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि अमेजोनाइट टेबल कोल्ड मून की पसंदीदा थी जो उसके अपने घर में हुआ करती थी। कोल्ड मून ने अपनी पसंदीदा वस्तु चूसी के कमरे में बिना ये सोचे रख दी थी कि वह कितनी कीमती है। कोल्ड मून का चूसी के प्रति प्रेम और आदर लगभग मूर्त था। कुछ स्पिरिट फलों को धोकर एक शानदार प्रदर्शन में अमेजोनाइट प्लेट पर रखा गया था। ये स्पिरिट फल हाल ही में काटे गए थे। अमेजोनाइट की पौष्टिक आभा के संपर्क में आने के कुछ समय बाद स्पिरिट फल पहले से भी ज्यादा ताजे हो गए थे। लिन युआन इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कमरे में कुछ कमी थी।
लिन युआन ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए फैसला किया कि जब समय आएगा तो वह हुक्वान द्वारा बनाए गए जेड ब्लैकबैक माउंटेन बोआ को चूसी के आवास में रख देगा। चूसी को शायद ये पसंद आएगा। लिन युआन जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले लिन युआन ने चूसी के सिर के ऊपर बिखरे बालों को दबाया। आज रात जल्दी आराम करो, मैं तुम्हें कल सुबह हमारे दूसरे घर ले चलूंगा, लिन युआन ने कहा। चूसी की आंखों के नीचे काले घेरे देखकर लिन युआन का दिल दुख गया। मैं इतने लंबे समय से कोमा में था। चूसी मेरी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहा होगा और ठीक से सो नहीं पाया होगा। चूसी ने अपने सिर से लिन युआन के हाथ को हिलाया और आलस से आगे बढ़ गई। बड़े भाई, मैं स्टार वेब पर एक और लड़ाई देखना चाहता हूँ। मैं सीखना चाहता हूँ कि अन्य रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवरों से रक्षात्मक क्षमताओं को कब जारी करना है। मैं स्टार वेब पर आधे घंटे तक लड़ाई करने के बाद सो जाऊंगा, चूसी ने कहा। चूसी जब बोल रही थी तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता भरी मुस्कान छा गई। चूसी ने भले ही यह बात स्वीकार न की हो, लेकिन पिछले 7 दिन उसके लिए उतार चढ़ाव भरे रहे थे। उसका मन लिन युआन की चिंता में डूबा हुआ था और वह किसी और की चिंता नहीं कर सकती थी। जब लिन युआन की नींद खुली तो चूसी ने लीनिंग मून माउंटेन में जो कुछ भी अनुभव किया था उस पर विचार किया। उसे लगा जैसे वह एक सपने में रह रही थी। चूसी को पता था कि लिन युआन का एक गुरु था। हालांकि चूसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके बड़े भाई का गुरु रेडियंस फेडरेशन में शीर्ष 3 वर्ग 5 सृजन मास्टर्स में से एक होगा, चंद्र महारानी। वह ये भी नहीं जानती थी कि स्नेहमयी आंटी कोल्ड 2 चंद्रदूतों में से एक थी। चूसी को पता था कि कोल्ड मून शुरू में लिन युआन के गुरु की वजह से रेडबर्ड सिटी में उसके साथ रहा था, लेकिन उसने एक बार भी कोल्ड मून की पृष्ठभूमि पर सवाल नहीं उठाया या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अपने शुरुआती सदमे के अलावा चूसी के मन में और कोई विचार नहीं था। उसने अपने वर्तमान माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। चूसी को लगा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था वह वास्तविकता जैसा नहीं था। अब लिन युआन को अपने सामने पाकर चूसी का दिल अचानक शांत हो गया। चूसी के लिए जब तक लिन युआन आसपास था उसकी मदद के लिए उसके समर्थक मौजूद रहेंगे। ये सिर्फ निर्भरता नहीं थी, बल्कि यह भावना भी थी कि लिन युआन जहां भी होगा वह घर होगा। क्या आप विशेषाधिकार कम करना चाहते हैं? तो इन 7 एक्सरसाइज को रोजाना करें। प्रतिदिन 15 मिनट ये काम करें और प्रति घंटे 17,250 रुपये कमाएं। इसे देखें। चूसी के जीवन के पिछले 15 वर्षों में लिन युआन और वह एक दूसरे पर निर्भर थे जब तक वह याद कर सकती थी। वे एक छोटा परिवार थे, फिर भी अब उनके पास 2 बड़े परिवार थे। लिन युआन की उपस्थिति उन दोनों में थी और चूसी इसके लिए खुश था। लिन युआन शुरू में चूसी को सलाह देना चाहता था कि अगर वह ठीक से नहीं सो रही है तो वह आधी रात तक जागकर काम न करे, लेकिन किसी तरह वह खुद को ये कहने के लिए नहीं ला सका। उसकी छोटी बहन बहुत मेहनत कर रही थी और वह अगले 1.5 घंटे तक और भी युद्ध कौशल सीखना चाहती थी। वह आधे घंटे की लड़ाई के दौरान सीखे गए युद्ध कौशल को आजमाना भी चाहती थी। कड़ी मेहनत करना उसकी जीवन शैली का हिस्सा बन गया था। ऐसी सराहनीय आदत का विरोध करने का उनके पास कोई कारण नहीं था। यद्यपि लिन युआन उसे बता सकता था कि भविष्य में सीखने के कई अवसर हैं, वह जानता था कि परिपक्व होने की प्रक्रिया में अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए हर संभव कदम उठाना शामिल है। आज के प्रयास की भरपाई नहीं की जा सकती, चाहे कल कितनी भी मेहनत क्यों न की जाए, क्योंकि आज की फसल पूरी तरह से आज की ही होती है। लिन युआन को चूसी पर गर्व था। जब उसने सुना कि वह रक्षा के बारे में सीखना चाहती है तो वह उसके लिए खुश हुआ। उसकी बहन आखिरकार एक परिपक्व लोहे की बाल्टी बन गई थी और वह जानती थी कि खुद को कैसे मजबूत करना है। लिन युआन चूसी के मचान से चले जाने के बाद अपने आवास पर लौट आया। 7 दिन कोमा में बिताने के बाद अब समय आ गया था कि वह स्नान करें और सारी गंदगी साफ करें। उस रात बाद में उन्होंने अपनी क्रिएशन मास्टर पहचान का उपयोग करते हुए स्टार वेब पर लॉग इन किया और उन सभी कार्यों को निपटाया जो उनके कोमाटोज के दौरान जमा हो गए थे। उस समय को ध्यान में रखते हुए जब वह आयामी दरार में फंस गया था, कुल 10 दिन बीत चुके थे। उन्होंने उन 10 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की नीलामी कर दी जिन्हें उन्होंने परचेज विद नो लॉस स्टोर के लिए तैयार किया था तथा जिनका उपयोग वे नहीं कर पाए थे। इसे 2 दिन पहले शुरू हो जाना चाहिए था। लिन युआन ने स्टार वेब पर 2 दिन देरी से लॉग इन किया था क्योंकि वह कोमा में था, जिसका मतलब था कि उसने समूह कल्याण के 2 दिन बर्बाद कर दिए थे। अब जब उसे होश आ गया था तो वह जल्दी से 10 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों की नीलामी करना चाहता था। अन्यथा समूह के अन्य लोग न केवल ये कहेंगे कि समूह का नेता छिपकर बैठा था, बल्कि यह भी कहेंगे कि वह समूह का कल्याणकारी सामान लूटकर भाग गया है। वापस आते समय लिन युआन ने पाया कि रात में हल्की हवा चलने से उसकी हड्डियों में ठंडक फैल गई। नए साल तक अभी 3 दिन बाकी हैं, उसके बाद वसंत आ जाएगा। अब तो गहरी सर्दी पड़नी चाहिए थी, लेकिन रात की ठंडी हवा में हल्की गर्माहट थी जो आमतौर पर वसंत ऋतु से जुड़ी होती है।
लिन युआन ने इंडिगो एज योर सिटी में अपने अनुभवों को अपने दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाया। एक बार जब वह समाप्त हो गया तो उस खतरे की तीव्रता पर आहें भरने के अलावा लिन युआन को लगा कि उसका जीवन और अधिक पूर्ण हो गया है। उस समय लिन युआन ने एक सुंदर महिला की आवाज़ सुनी, जिसमें उच्च समाज की महिला की घमंड भरी आवाज़ थी, इतनी प्रतिस्पर्धा मत करो। हमें तुलना करनी चाहिए कि कौन पहले उठ सकता है। अगर तुम नहीं सोओगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। हम अंततः एक साथ होंगे। इसे अपना आशीर्वाद मानो, तुम मुझसे कभी नहीं बच पाओगे। लिन युआन ऐसी आवाज़ सुनकर चौंक गया। लीनिंग मून माउंटेन में ऐसी स्पष्ट रूप से कुलीन महिला की आवाज़ कहाँ से आई होगी। कुछ ही देर बाद लिन युआन ने एक और परिचित आवाज़ सुनी। तुम किससे बात कर रही हो पान यू? क्या तुम किसी को ऑनलाइन डेट कर रही हो? जिनक्वी ने पान यू को संदेह भरी नज़रों से देखा। आत्मा सेवक अपना दिन रेडियंट मून पैलेस में बिताते थे और जब तक उन्हें ऐसा करने का काम न दिया जाए वे शायद ही कभी वहां से बाहर जाते थे। जब वे किसी कार्य पर होते थे तो वे ज़्यादातर शीर्ष विशेषज्ञों और शक्तिशाली गुटों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते थे। वे लोग निश्चित रूप से उम्र में बड़े थे। इसके अलावा भले ही वे पैन्यू के प्रति आकर्षित हो गए हों, ये पता लगाने के बाद कि वह एक आत्मा परिचारिका है, वे कभी भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। पान यू ने फ़ोन पर जो कहा वह वास्तव में अजीब था। उसका ये कहना कि हम अंततः एक साथ होंगे बहुत स्पष्ट था। हालांकि रेडियंट मून पैलेस के आत्मा सेवकों को डेटिंग करने से मना नहीं किया गया था, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ऐसा करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि किसी रिश्ते में होने से उन्हें आत्मा सेवक के रूप में अपनी भूमिका खोनी पड़ेगी और उन्हें एक साधारण नौकर के रूप में पदावनत किया जाएगा। इसके अलावा पान यू ने स्पिरिट अटेंडेंट परीक्षा की हर श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अगर वह स्पिरिट अटेंडेंट के रूप में अपनी भूमिका खो देती और किसी रिश्ते की खातिर उसे नौकरानी बना दिया जाता तो वह अपनी सारी मेहनत बेकार कर देती। पान यू ने जिनक्यू की बातों पर आंखें घुमाईं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, एक साथी। मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड परफेक्ट है। वह परिपक्व है, गंभीर है, चिपचिपा नहीं है और अस्तित्वहीन है। पान यू को लगा कि यह महिला वास्तव में लंगड़ी है, लेकिन वह जानती थी कि जिनक्वी किस तरह का व्यक्ति है। यदि जिनकी को गलतफहमी हुई होगी तो अगली सुबह तक अन्य सभी आत्मा सेवक भी उसी गलतफहमी में आ जाएंगे। पान यू अपने ऊपर मुसीबत नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने फैसला किया कि जिनक्वी के साथ स्थिति स्पष्ट करना सबसे अच्छा होगा। मैं जी मेई से बात कर रहा था। हम आज रात मिलकर तेजस्वी शिक्षक गुओ की रक्षा करेंगे। जिनक्वी पान यू के स्पष्टीकरण से उलझन में थी और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी कि वह और पान यू अलग अलग ग्रहों से हैं। जिनक्वी को यह समझ में नहीं आया कि पान यू जैसी कोई व्यक्ति जो अपना समय केवल इधर उधर उछलने में बिताती थी, सृजन गुरु की शक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है। भले ही जिनक्वी प्रतिदिन 25 घंटे सीखने में बिताए और 101% प्रयास करे, फिर भी उसे जो सृजन मास्टर शक्ति प्राप्त होगी वह हमेशा अधूरे मन वाली और चंचल पान यू की शक्ति से कम होगी। जिनक्वी को लगने लगा था कि दुनिया बहुत नकली है। जिनक्यू ने सोचा, मैं वेन यू से कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। जब प्रतिभा की बात आती है तो मैं उससे भी नीचे था, इससे पहले कि वह किसी और की वजह से घायल हो जाती। अब मैं निश्चित रूप से वेन यू से बेहतर हूँ जिसका स्रोत क्षतिग्रस्त है। तो वह जंगली मुर्गी अचानक फीनिक्स कैसे बन गई? मुझ कबूतर के साथ जो ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत प्रयास करता है लेकिन अनदेखा कर दिया जाता है, एक सामान्य बटेर की तरह व्यवहार क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे याद नहीं कि पिछली बार कब मुझे रात को अच्छी नींद आई थी। हालांकि वेन यू ने इस पूरे समय में मुझे निशाना नहीं बनाया है, लेकिन मैं इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकता कि जैसे ही मैं अपनी सुरक्षा कम करूंगा वह मेरी पीठ में छुरा घोंप देगी। जिनक्वी ने अपने पीले रंग के लंबे लबादे के अंदर से चॉकलेट का एक टुकड़ा निकाला। चॉकलेट जैसी पापपूर्ण चीज खाने से जिनक्वी के दिल में बढ़ रहा दबाव शांत हो गया। जब पान यू ने जिनक्वी को चॉकलेट खाते देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भूखी थी। आपकी चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं इसे आपके साथ बदल सकता हूँ? पान यू ने अपने डायमंड के स्टोरेज बॉक्स से एक गोल वस्तु निकाली। जैसे ही आसमान में अंधेरा छा गया, जिनक्वी को यह समझने में थोड़ा समय लगा कि पान यू के हाथ में वह गोल वस्तु क्या थी। वह उसे एक रोएदार आलू जैसा लग रहा था। आप क्या सोचते हैं? जिनक्वी को समझ नहीं आया कि पान यू क्या कहना चाह रही थी। अचानक पान यू का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन उठाते ही पान यू के चेहरे पर कठोरता आ गई। तुम कल्पना कर रहे हो और झूठ गढ़ रहे हो। तुम बकवास कर रहे हो और तुम बिल्कुल बेकार हो। तुम सिर्फ अपना मुंह चला सकते हो। तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। पान यू इतनी तेजी से बोली कि उसकी सांस फूल गई। तुम बहुत जिद्दी और दिखावटी हो। तुम तिनके का सहारा ले रहे हो। तुम कमीने हो। तुम घिनौने हो। तुमने मुझे ये बताने की हिम्मत कैसे की कि टीचर गुओ का लाइव स्ट्रीमिंग रूम बंद है? मैं बहुत नाराज हूँ। मैं स्टार वेब पर टीचर गुओ की ओर से दंगा करना चाहता हूँ। हम टीचर गुओ के लिए खड़े होने जा रहे हैं। जाओ जाओ।
जब पान यू ने फ़ोन रख दिया तो वह बहुत निराश हो गई। उसकी हथेली सहज ही तेजी से चलने लगी और उसके हाथों की हरकतें जल्द ही धुंधली हो गईं। लिन युआन उनके सामने पत्थर की दीवार को कूदकर पार कर गया। उसकी नज़र पीले रंग की आत्मा परिचारिका पोशाक पहने एक युवा लड़की पर पड़ी, जिसका हाथ तेजी से घूम रहा था। लिन युआन को अचानक आश्चर्य हुआ कि क्या यह आत्मा परिचारिका भी देहांतरित हो गई है। अगर उसने भी देहांतरण किया है तो उसे भ्रम ही होगा, अन्यथा वह पागलों की तरह तलवार हाथ में लेकर नहीं घुमा रही होती। जैसे ही पान्यू के दिल में गुस्सा चरम पर पहुंचा, जिन की फट पड़ी। तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे हाथ में क्या था? मैंने नहीं समझा कि तुमने क्या कहा। पान्यू के अंदर का दानव उस समय बाहर आ गया जब उसने सुना कि टीचर गुओ का लाइव स्ट्रीमिंग कमरा बंद कर दिया गया है। उसे लगा कि किसी ने टीचर गुओ की शिकायत करने के लिए कोई बुरी तरकीब अपनाई होगी। ऐसा इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि टीचर गुओ फिर से पार्सल लाने के लिए बाहर गए थे। हालांकि जीत हमेशा सफल होती है। पान्यू का मानना था कि शिक्षक गुओ इससे उबरने का कोई रास्ता खोज लेंगे। यदि शिक्षक गुओ ऐसा नहीं कर सके तो पान्यू को देशद्रोही बनना पड़ेगा और किसी और के लाइव स्ट्रीमिंग रूम को देखना पड़ेगा। पान्यू का दिल गुस्से से भर गया। ऐसा हुआ कि जिनक्यू ने इस बार थूथन पर प्रहार किया था। उसने जिनकी को घूर कर देखा और पाया कि उसके होठों के कोनों पर पिघली हुई डार्क चॉकलेट का एक बड़ा हिस्सा लगा हुआ था। पान्यू ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हारा पूरा मुंह गंदा है। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर लौट आए और स्टार वेब पर लॉग इन कर अपने दोस्तों से मिलने लगी। जिनकी को वास्तव में कुछ समझ नहीं आया। उसने केवल इतना पूछा था, तुमने अभी क्या कहा? पान्यू को ये क्यों कहना पड़ा कि उसका पूरा मुंह गंदा था? मैं तो तुम्हें डांट भी नहीं रहा था। जिनक्वी जिद्दी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वह पान्यू की लय के साथ तालमेल नहीं रख पाई थी, इसलिए उसके पास तुरंत जवाबी हमला करने का समय नहीं था। इसलिए वह केवल अकेले ही हवा में इधर उधर घूम सकती थी। उस समय लिन युआन जिनक्वी के पास से गुजरा और उसे हवा में देखा। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि उसके सामने खड़ी लड़की कौन थी। वह वेन्यू के साथ तब थी जब उसका स्रोत क्षतिग्रस्त हो गया था और वह वही आत्मा थी जो हमेशा वेन्यू को परेशान करती थी। लड़की को वहीं जमी हुई देखकर लिन युआन ने महसूस किया कि उसे बताना चाहिए कि अभी क्या हुआ था। उसने कहा कि तुम्हारा पूरा मुंह गंदा था क्योंकि तुम्हारे मुंह के कोनों पर डार्क चॉकलेट लगी हुई थी। अंधेरे में लिन युआन ने महसूस किया कि लड़की के मुंह के कोनों पर डार्क चॉकलेट उसकी नाक से बाहर निकले हुए नाक के बालों की तरह लग रही थी। जिनक्वी को उम्मीद नहीं थी कि कोई उसके बगल में बोल रहा है और उसने अवचेतन रूप से आवाज की दिशा में देखा। जैसे ही उसने नजर डाली, वह तुरंत झुक गई। शुभ संध्या, मास्टर लिन युआन। यदि जिनक्वी ने पहले लिन युआन के बारे में बहुत सारे अन्य विचार रखे थे, तो इस समय उसका सामना करने का डर उनसे कहीं अधिक था। कौन जानता था कि जब वह लिन युआन के साथ थी तो उस लंबे समय के दौरान वेन्यू ने उसके बारे में कुछ बुरा कहा था या नहीं। लिन युआन को हमेशा जिनक्वी के बारे में बुरी धारणा थी। ऐसा नहीं था कि जिनक्यू ने जो कुछ भी किया वह गलत था। बात बस इतनी थी कि कुछ लोगों के दिल फूलों और पेड़ों की तरह थे जब वे सूरज की ओर बढ़ते थे। अन्य पौधे लाइकोरिस की तरह थे जो अंधेरे की ओर बढ़ रहे थे। अंधेरे की ओर बढ़ने वालों की तुलना में लिन युआन ने निस्संदेह सूर्य की ओर बढ़ने वालों को अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखा। हालांकि भले ही वह जिनक्वी को पसंद न करता हो, फिर भी वह इसके बारे में कुछ नहीं करेगा। उसने उसकी ओर सिर हिलाया और अपने मंडप की ओर चल दिया। लिन युआन को जाते देख जिनक्यू ने जल्दी से सांस छोड़ी। उसे एहसास हुआ कि जब वेन्यू लिन युआन के पास थी तो वेन्यू ने उसके साथ कुछ नहीं किया था और यहाँ तक कि उसे देखकर सिर भी हिलाया था। वेन्यू को उसकी शर्म से उबरने में मदद करने के अपने पिछले इरादे को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं निभाया। जिनक्यू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वेन्यू ने उसे रेडियंट मून पैलेस में वापस आते हुए देखा था और बिना कुछ किए उसे देखकर सिर हिलाया था। इस विचार को मन में रखते हुए जिनकी अंधेरे में वहीं खड़ी रही। उसे लगा कि वह पहले वेन्यू के साथ बहुत कठोर हो गई थी। वह कठोरता अब जिनक्वी को घृणित लगने लगी। जिनकी रात में काफी देर तक खड़ी रही, एक लंबे थोड़े मुड़े हुए विलो पेड़ को देखती रही। शायद इसलिए कि नया साल आ रहा था, उस मुड़े हुए विलो के पेड़ से एक नई शाखा खोदकर निकाली गई थी। यह नई शाखा घुमावदार विलो के घुमावदार तने पर ऊपर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। यह एक छड़ की तरह सीधी बढ़ रही थी। अपने मंडप में लौटने पर लिन युआन ने गर्म पानी के झरने पर प्रतिबंध हटा दिया। गर्म पानी के झरने ने तुरंत उसे भर दिया। लिन युआन गर्म पानी के झरने में चुपचाप लेटा रहा और दुर्लभ शांति का आनंद ले रहा था। यद्यपि उनका निजी गुट स्काई सिटी हाल ही में शुरू हुआ था, परंतु उसका सामान्य ढांचा पहले से ही मौजूद था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में मदर ऑफ ब्लडबैथ और एंडलेस समर के पास सम्राट श्रेणी की शक्ति थी। वर्तमान में यह अनुभवी गुटों के साथ मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। संसाधनों के संदर्भ में मोबियस का स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र एक खजाना घर था जो लगातार संसाधनों का उत्पादन करता था।
यह उनके स्काई सिटी संचालन का आधार भी था। मार्शल बल के संदर्भ में लिन युआन ने कभी भी लोगों की भर्ती करना बंद नहीं किया था। वह जोउ लुओ जैसे किसी व्यक्ति को भी भर्ती करना चाहता था जिसने अपने परचेज विद नो लॉस टो के नाम पर कई इच्छाशक्ति रूनों को समझ लिया था। हालांकि यह कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उनके पास शक्तिशाली मुख्य योद्धाओं के साथ राजा श्रेणी के विशेषज्ञ नहीं थे। जोउ लुओ को ढूंढना एक अंधी बिल्ली के लिए मरा हुआ चूहा ढूंढने के समान था। इसके अलावा राजा वर्ग के सफ़ेद कपड़े पहने अनुयायियों को छोड़कर जिन्हें भर्ती किया जा सकता था, अधिक लड़ाकू शक्ति वाले लोगों को लिन युआन के निजी गुट की वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ भर्ती करना असंभव होगा। आखिरकार स्काई सिटी ने अभी तक ऐसा कुछ प्रदर्शित नहीं किया था जो शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हो। लिन युआन के लिए एक निजी गुट का संचालन करना उसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक अलग रास्ता था। सबसे महत्वपूर्ण सहायता संसाधनों के संचय में निहित थी। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे स्काई सिटी को एक शक्तिशाली व्यापारिक मशीन में बदल दें। व्यवसाय को अपने परिचालन मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए यह अन्य सभी पक्षों के संसाधनों को निगल जाएगा। संसाधनों के संग्रह के मामले में लिन युआन भी दबाव में था। इतने सारे साझेदारों और अधीनस्थों ने उनके प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की थी। स्काई सिटी के नेता के रूप में उन्हें हमेशा उनके लिए संसाधन ढूंढने पड़ते थे। इसके अलावा दो स्वर्ग और पृथ्वी फेयर, फ्लोटिंग आइलैंड वेल और क्लाउडेड क्रेन अभी तक नहीं निकले थे। यहाँ तक कि जब फ्लोटिंग आइलैंड वेल ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध और महान आत्मा क्यूई को अवशोषित किया तो ऐसा करने के लिए उसे हमेशा क्यूई प्रकार और जल प्रकार के स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती खर्च करने की आवश्यकता पड़ी। हालांकि लिन युआन के लिए सबसे अधिक कीमत क्रिस्टल अंडे से निकलने वाली फ्लोटिंग आइलैंड वेल की तैयारी में नहीं थी। इसके बजाय सवाल ये था कि अंडे से सचमुच निकलने के बाद फ्लोटिंग आइलैंड वेल का पालन पोषण कैसे किया जाए। आकाश में उड़ने और एक विशाल जानवर बनने के लिए जो एक शहर को उठा ले जा सके, उसे कम से कम सुदृढ़ स्तर तक विकसित होने की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया में जो संसाधन समाप्त हो जाएंगे उनसे अनुभवी गुट भी हतोत्साहित हो जाएंगे। और संसाधनों में इतने अधिक निवेश के लिए लिन युआन को स्वयं ही समाधान निकालना पड़ा। इसके अलावा एक आध्यात्मिक प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी परी के रूप में क्लाउडेड क्रेन की मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, ताकि उसके रूपांतरित बादलों को फ्लोटिंग आइलैंड वेल को पूरी तरह से ढकने के लिए उसे पर्याप्त आध्यात्मिक प्रकार के आध्यात्मिक तत्वों को खाने की आवश्यकता थी। ये केवल स्वर्ग और पृथ्वी परी ही नहीं थी जिन्हें आध्यात्मिक प्रकार की आध्यात्मिक सामग्री का उपभोग करने की आवश्यकता थी। जलता हुआ सूरजमुखी परिस्रोत प्रकार का जीवन रूप जिसे चूसी अनुबंधित करने वाला था, लियू जी की कीट रानी और वेन्यू की भ्रामक लोमड़ी सभी आध्यात्मिक प्रकार के परी थे जिन्होंने अपने विकास के दौरान आध्यात्मिक प्रकार के आध्यात्मिक अवयवों का सेवन किया था। लिन युआन के पास जो आध्यात्मिक सामग्रियां थीं उनमें आध्यात्मिक प्रकार की सामग्रियां सबसे अधिक दुर्लभ थीं। साथ ही वे सभी आध्यात्मिक अवयवों में सबसे दुर्लभ थे। लिन युआन गर्म पानी के झरने से उठे और अपना शरीर सुखाने के लिए किनारे पर चले गए। उन्होंने वेन्यू द्वारा पहले से डिज़ाइन किए गए स्पिरिट क्यूई कपड़ों का एक सेट पहना। हालांकि वह केवल 2 दिन से सड़क पर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग गया हो। हालांकि जब उन्होंने दिन में फ़ोन पर लिसन से बात की थी तो लिसन ने पहले ही परचेज विद नो लॉस टो के फ़ैन क्लब के लोगों को सूचित करने में उनकी मदद की थी। लिन युआन को गए हुए 2 दिन हो चुके थे, इसलिए उसे आज रात के तय समय का पालन करना था।